नमस्कार दोस्तों। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसका चैप्टर 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी अपने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक इस चैप्टर के 3 वीडियोस आ चुके हैं। पिछले वीडियोस में अपन ने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा है, राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में पढ़ा है, जिसमें अपन ने जांगल, मत्स्य, शूरसेन और शिवी के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में अपन ने मौर्य वंश के शासक जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उसके अंतिम शासक वृहद्रथ के बारे में अपन ने पढ़ा। मौर्य प्रशासन जैसे कि प्रांतीय प्रशासन और नगर प्रशासन के बारे में अपन ने पढ़ा। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से थी और न्याय व्यवस्था जैसे कि धर्मस्थीय और कंटक शोधन के बारे में पढ़ा। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन के अंदर लिंक है, आप उन्हें जरूर देखें जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मौर्योत्तर कालीन भारत पर डिस्कशन करेंगे। मौर्योत्तर कालीन यानी मौर्यों के बाद का समय। अब देखिए मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। अब हम यहाँ पर मौर्योत्तर काल को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है स्थानीय वंश और एक है विदेशी आक्रमण। स्थानीय वंश में देखिए शुंग वंश की स्थापना हुई, शुंग वंश के बाद में कण्व वंश आया और उसके बाद में सातवाहन वंश। और वहीं अगर हम विदेशी आक्रमण की बात करें तो यवन, शक, पहलव और कुषाण, इनको हम पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद के काल में हम सबसे पहले शुंग वंश को पढ़ेंगे। अब देखिए शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य राजा वृहद्रथ का प्रधान सेनापति था और उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुष्यमित्र शुंग वृहद्रथ का प्रधान सेनापति था और उसने उसकी हत्या की। उसके बाद में उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए और सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि उसके समकालीन थे। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उसके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति देखिए अंतिम शासक था। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया और कण्व वंश की नींव डाली। अब देखिए अगर हम शुंग वंश के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक रहा, यानी लगभग 112 वर्ष तक शासन रहा। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था और उसके अमात्य वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के बारे में देखिए बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी का अभाव है। शुंग वंश और कण्व वंश के बाद में जो मुख्य वंश है वो है सातवाहन वंश। अब देखिए पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य एवं आंध्र जातीय भी कहा गया है। आंध्र यानी गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नाम से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत शातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। अब देखिए मित्रों, सातवाहन वंश में जो सबसे पहला शासक था वो सिमुक था। सिमुक के बाद में उसका जो भाई कृष्ण शासक बना। कृष्ण के बाद में सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का विस्तार किया। अब ये सातकर्णी प्रथम जो है ये सिमुक का पुत्र भी हो सकता है और सिमुक का भतीजा भी हो सकता है। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सातकर्णी प्रथम जब तक था तब तक काफी वो ताकतवर था। उसके बाद में शकों के आक्रमण प्रारंभ हो गए और सातवाहन वंश जो था वो थोड़ा कमजोर हो गया।
अब देखिए इसके साथ साथ शकों को पश्चिमी क्षत्रप भी कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। अब देखिए यहाँ पर सातवाहन वंश का जो 23वां शासक था गौतमीपुत्र शातकर्णी, उसने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट किया, यानी कि जो शक थे उनकी शक्ति को सीमित कर दिया और अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया और रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो 23वां शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी था, बड़ा प्रतापी शासक था, उसने शकों की शक्ति को सीमित कर दिया, लेकिन जो उसका पुत्र है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसने शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया और रुद्रदामन ने अपने क्षेत्रों को वापस प्राप्त किया, यानी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को हरा दिया। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। अब देखिए सातवाहन वंश का जो 27वां शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, उसकी झड़प उज्जैनी के क्षत्रपों से होती है, यानी कि उज्जैन के शकों से होती है और वह उसमें विजित होता है और अपने भूभागों को अपने अधिकार में वापस कर लेता है और अपने वंश की जो कीर्ति है वो स्थापित करता है। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित हैं। अब देखिए जो यज्ञश्री सातकर्णी था ये व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, इसलिए इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र भी बने हुए मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सातवाहन काल के सिक्के बने हुए देख सकते हैं। अगर सातवाहन काल के सिक्कों की बात करें तो इस काल में शीशे से बने हुए सिक्के ज्यादा प्रचलन में थे, तो आप याद रख सकते हैं सातवाहन काल यानी शीशे से बने हुए सिक्के। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी अग्रहार देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। अब देखिए चैत्य और विहार में अगर हम अंतर समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि विहार सामान्यतः वे स्थान होते हैं जहां पर भिक्षु वगैरह रहते हैं और जो चैत्य है वो उनका पूजा स्थल होता है। अब देखिए हमारे देश में जो बिहार स्टेट है यानी बिहार राज्य, वो भी देखिए विहार से ही बना हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं गुप्त साम्राज्य यानी 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडो के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ, इसकी उपाधि महाराज थी। फिर हम पढ़ते हैं गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम इनको एक ही नहीं मान लेना है। वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त था और यहाँ पर ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहे हैं। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम से पहले महाराज की उपाधि थी और चंद्रगुप्त प्रथम वह शासक बना जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की और इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसके साथ साथ इसने एक संवत चलाया जिसे हम गुप्त संवत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था।
वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिशेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। अब देखिए समुद्रगुप्त जो है वो साम्राज्यवाद में विश्वास रखने वाला शासक है। अब देखिए इसके दरबारी कवि का नाम हरिशेन है और हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति या फिर हम कहें इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है और उसी में उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण लिखा हुआ है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी स्तंभ पर लिखी हुई है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। इसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब के राज्य हैं, पूर्वी हिमालय के राज्य हैं, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आट्विक राज्य हैं, पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। यह ललित कलाओं में भी निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है और वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। अब देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर जो वीणा बजाते हुए है समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब देखिए विक्रमादित्य की उपाधि किसने व कब धारण की, तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के उपरांत धारण की। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 414 ईस्वी से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो देखिए यहाँ पर मुख्य बात यही है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने की। अब देखिए यहाँ पर जो मैप है उसमें हम गुप्त साम्राज्य को समझ सकते हैं। अब देखिए ये जो डार्क कलर का आप क्षेत्र देख रहे हैं ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य की सीमा थी। अब देखिए यहाँ पर जो आप मिड वाला पार्ट देख पा रहे हो ये जो सारा का सारा पार्ट है ये समुद्रगुप्त के समय का विस्तार आप देख पा रहे हो। और उसके बाद में देखिए ये वाला जो गुजरात और मालवा का जो ये विस्तार है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय राज्य में सम्मिलित हुआ है। तो इस तरीके से गुप्त साम्राज्य देखिए काफी विस्तृत क्षेत्र में फैल गया। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। अब देखिए स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठते समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अब देखिए यहाँ पर मुख्य क्वेश्चन यही बन रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक,
मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए हैं। तो यहाँ पर हम कालिदास की रचनाएं जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम को समझ सकते हैं। शूद्रक की जो रचना है वो मृच्छकटिकम है और विशाख दत्त की जो रचना है वो मुद्रा राक्षस है। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातु कला के प्रमाण झांसी के कानपुर के अवशेषों से, अजंता की कुछ गुफाओं से, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की जो तांबे की मूर्ति है तथा सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। अब देखिए, इन्हीं सब कारणों से गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं गुप्तकालीन समाज किस प्रकार का था। अब देखिए, गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान माने जाते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना माना जाता था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र सेवा प्रदाता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था, यानी जन्म के आधार पर ही जाति व्यवस्था हमारे समक्ष मौजूद थी। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां भी हमारे सामने आई, जैसे मूर्धावशिक्त है, कर्ण, अंबष्ट, पाशव, उग्र आदि कई प्रकार की जातियां हमारे समक्ष थीं। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में ये एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। अब आप यहाँ पर समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित एक स्वर्ण मुद्रा को आप देख पा रहे हैं। वहीं अब अपन यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्राएं देख पा रहे हैं। अब देखिए मित्रों, इस वीडियो में अपन ने शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश के बारे में जानकारी हासिल की। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज किस प्रकार से था, इस पर डिस्कशन किया। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।